अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इश्क जुनून ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामे में आपको दिखाया गया कि राहम अपनी वालदा को लेके कमरे में आता है तो शहरोज पहले ही अपने दोस्तों के साथ एमन को वहां से लेकर चला गया होता है। वो लोग एमन को कालीन में लपेट कर ले गए होते हैं ताकि किसी को पता न चले और जाके समंदर पर फेंक आए होते हैं। जबकि बाद में किसी आदमी की नजर पड़ती है तो वो पुलिस को बताता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पे एमन की हालत बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक होती है। दूसरी तरफ जमाल जो कि राहम की मंगनी के फंक्शन में मौजूद होता है, जब सब लड़कियां वहां से चली जाती हैं तो उसे तशवीश होती है कि एमन कहाँ है। जब एमन नहीं मिलती वो उसके घर जाता है, उसके वालिदैन से पूछता है कि एमन कहाँ है तो वो लोग बताते हैं कि एमन तो अभी तक घर ही नहीं आई। इसके बाद जमाल और एमन की वालदा राहम के घर जाते हैं जहाँ पे उनका सामना अली नवाज से होता है जो कि इन लोगों को कहते हैं कि आप दोबारा घर जाके देखें, हो सकता है आपकी बेटी घर में हो। जबकि उसी दौरान पुलिस का फोन आ जाता है और वो बताते हैं कि आपके होटल की लड़की अधमरी हालत में हमें मिली है। अब जाहिर है पुलिस इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करने वाली है। आपको दिखाया जाएगा कि पुलिस ही एमन के घर में भी फोन करके बताएगी कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है तो एमन का वालिद जमाल को फोन कर देगा। जमाल और एमन की वालदा राहम के घर गए होते हैं एमन का पता करने। वो लोग वहीं से वापस आ जाएंगे और ये सब लोग हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे एमन बहुत ही बुरी हालत में होगी। उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो गए क्योंकि उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका होता है और उसको लाने में बहुत देर हो गई होती है। अब तो कोई मौजज़ा ही होता है जो एमन को बचा सके। एमन का वालिद बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो पुलिस के सामने कहता है कि जिन लोगों ने मेरी बेटी पे जुल्म किया है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वाला कहता है किन लोगों ने आपकी बेटी पे जुल्म किया है, आप नाम बता सकते हैं उनके? तो यहाँ पर उसका वालिद कहता है कि हम नाम तो नहीं जानते जब तक एमन होश में आके हमें नहीं बताएगी कि उसके साथ किसने ये सब जुल्म किया है, तब हम अपनी तरफ से किसी का नाम अभी नहीं लेंगे। जबकि जमाल फौरन से कहता है कि ये मालिक के घर पर गई थी, वहाँ पर कोई पार्टी थी, पार्टी में गई, हमें फोन किया कि ये वहाँ पार्टी पे है। इसके बाद इसका कोई फोन नहीं आया, हमने बहुत राब्ते किए लेकिन इसने कॉल रिसीव नहीं की और इसके बाद ये हमें यहाँ मिली है सर इस हालत में। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि राहम की सुतेली वालदा पूरी कोशिश में होती है कि राहम ये इल्जाम अपने सर ले ले। वो राहम के कदमों में बैठकर उसके आगे हाथ जोड़ देती है कि जैसे बचपन में तुम इसकी हर गलती को अपने सर ले लेते थे, तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट करो, बचाओ उसको। राहम कहता है कि आप मेरे साथ क्या कर रही हैं मॉम, ये छोटी सी गलती नहीं, ये गुनाह है। लेकिन वो राहम के पांव पकड़ लेती है। बस उसकी यही कोशिश होती है कि अगर उसके बेटे ने गलती की है और अगर वो फंसे तो राहम उसकी गलती अपने सर में ले ले, या फिर राहम इस बात को ही इग्नोर कर दे और इस पर पर्दा डाल दे ताकि शहरोज का नाम कहीं भी सामने ना आए। वो कहती है राहम से कि तुम ही बताओ राहम, मैं कैसे शहरोज की जिंदगी बर्बाद कर दूं, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। राहम कहता है कि आपकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की दम तोड़ रही है, आप लोगों को इंसानी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं। अगर शहरोज की गलती है तो इसको इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए और हमें उस लड़की का ख्याल करना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी बच सके। जबकि आफिया बेगम कहती है कि राहम इस मामले से दूर रहो, अगर मीडिया तक ये बात पहुंच गई तो हम लोगों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। राहम अपनी वालदा को कहता है कि आप एक माँ होने का फर्ज निभाइए लेकिन मैं एक इंसान होने का फर्ज निभाऊंगी। आफिया बेगम अपने शौहर के साथ इस मसले को डिस्कस करते हुए कहती है कि आप ही राहम को समझाइए, राहम को खामखा ही शहरोज के बारे में गलतफहमी हो चुकी है, इस पर तो नेकी करने का भूत सवार है। इस वक्त उस लड़की के साथ हमदर्दी कर रहा है, ये हमदर्दी है या क्या है कि इसको अपना भाई नजर नहीं आ रहा, उसके बदले वो एक गैर लड़की, आखिर क्या रिश्ता है इसका उसके साथ। आपको दिखाया जाएगा कि जब दाल ऐसे नहीं गलेगी तो आफिया बेगम राहम का ताल्लुक उस लड़की से जोड़ने की कोशिश करने लग जाएगी, ये सोचे बिना कि इससे राहम की जिंदगी भी खराब हो सकती है। लेकिन उसे तो बस अपने बेटे की फिक्र होती है, राहम की तो उसे कोई परवाह भी नहीं होती। दूसरी तरफ एमन को अभी तक होश नहीं आया होता है, उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं और बज़ाहिर तो जमाल भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वो कहता है डॉक्टर्स को कि बच तो जाएगी, कुछ होगा तो नहीं, अगर सुबह तक वो होश में आ गई तो वो बच जाएंगी वरना वो कोमा में भी जा सकती हैं, आप प्लीज उनके लिए दुआ कीजिए। जबकि दूसरी तरफ अली नवाज अपनी बेगम को कहता है कि आफिया बेगम ये बात इतनी सादा नहीं है, यकीनन वो लड़की जब होश में आएगी तो उसके घर वाले उससे पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ, तुम
تم لوگ مجھے تو کم سے کم ساری حقیقت بتا دو، لیکن اسے یہی بتایا جاتا ہے کہ شہروز کی کوئی غلطی نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور ہمارا تو اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ ثابت کریں گی کہ اگر ایمن کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان لوگوں کی بھی عزت ضرور اچھلے گی، اور جب ان لوگوں کی عزت پہ بات آئے گی تو عافیہ بیگم نہایت ہی چالاکی سے اپنے بیٹے کو تو بچا لیں گی اور راہم کو اس سارے مسئلے کے اندر جھونک دیں گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھایا جائے گا کہ عافیہ بیگم اپنے وکیل بھائی کے ساتھ بیٹھی اسی مسئلے پہ بات کرتی ہے، اسے ساری بات بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ ہوش میں آئے گی تو بہت شور مچائے گی۔ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں شہروز کو کیسے بچاؤں، راہم تو اسی لڑکی کی ہمدردی کر رہا ہے اور وہ تو بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ وہ اس لڑکی کو انصاف دلوا کے رہے گا اور اس لڑکی کا ہی ساتھ دے گا۔ تو عافیہ کا بھائی یہاں پہ کہتا ہے کہ رائم اور اس لڑکی کو گولی مار دو، تمہارا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ عافیہ بیگم حیرانی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہیں کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں رائم کو کیسے گولی مار سکتی ہوں؟ علی نواز مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اگر اس کو پتا چلا۔ اس کے بعد اس کا چلاک بھائی اپنی بہن کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، تم اگر گولی نہیں مارنا چاہتی تو مت مارو، لیکن گولی مارنے جیسا کام تو کر سکتی ہو۔ تو عافیہ کہتی ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے تم ایموشنلی طور پہ رائم کو بلیک میل کرو، اسے کہو کہ وہ یہ گناہ اپنے سر لے لے، اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ آنے والی ایپیسوڈز میں یہی ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ جب پولیس انویسٹیگیشن کے لیے ان کے گھر آئے گی تو رائم یہاں پہ اپنے بھائی شہروز کو بچا لے گا اور خود گرفتاری دے دے گا، اور وہ بولے گا کہ میرے بلانے پہ ایمن یہاں پہ آئی تھی تو اس بات کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ یہاں پر پولیس رائم کو گرفتار کر کے لے جائے گی، جبکہ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایمن کافی دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے گی اور آخر اس کی جان بچ جائے گی۔ کہانی میں میگا ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب ایمن ہوش میں آئے گی تو رائم سے ملنے پولیس اسٹیشن آئے گی، تو رائم اس سے بولے گا کہ دیکھو ایمن، تم تو جانتی ہو نا کہ یہ سب کس نے کیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمن اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے اور اس کا نام لے جس نے اس پہ یہ سارا ظلم کیا۔ تو ناظرین نہ جانے کیوں رائم کی اتنی تعریفیں کرنے والی ایمن یہاں پر یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ علی نواز کے بیٹے رائم علی نواز نے کیا۔ رائم کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ بہت ہی غصے سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، رائم نے تو اس کی ہمدردی میں اپنے گھر والوں کی بھی مخالفت مول لے رہی۔ تو ناظرین ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد رائم اور ماہین کے تعلقات بھی بہت خراب ہو جائیں گے، ماہین بھی ایسا سمجھنے لگ جائے گی کہ رائم شاید اسی لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا۔ بہرحال ناظرین اگر ایمن کی زندگی مشکل ہوگی تو رائم کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہی جائیں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔